हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय मिर्जा राजकीय महाविद्यालय में इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे बीए फर्स्ट के अंदर हड़प्पा के पश्चात। अपन आज जो टॉपिक उठाएंगे वो है वैदिक एज, यानी वैदिक काल। और वैदिक काल कब घटित हुआ? हड़प्पा के बाद में वैदिक काल का नंबर आता है। और वैदिक काल को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों समय के बीच में, इन दोनों काल के बीच में अपन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल लिख देते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो इनके बीच में कनेक्शन क्या है कि जो भी घटनाएं, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में, जो भी घटनाएं पूर्व वैदिक काल में हुई उनमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ, उनमें और अधिक तरक्की हुई, उनका और अधिक विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में। तो हमें पूर्व वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल तक और बाद में 6th सेंचुरी बीसी यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल के पश्चात आएगा, जब वैदिक काल खत्म हो जाएगा। तो इन तीनों कालों के बीच में निरंतरता है। जैसे राजनीति में विकास होना शुरू हुआ पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में और अधिक विकास हुआ और 6th सेंचुरी बीसी में अपने चरम पे पहुंच गया वो विकास। तो उसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र के अंदर भी यही हुआ, विकास यहाँ पे होना शुरू हुआ, जस्ट बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं धर्म के क्षेत्र में और अधिक विकास हुआ, और अधिक धारणाएं उत्पन्न हुई समाज के अंदर। 6th सेंचुरी बीसी में वही धारणाएं अपने चरम पे पहुंच गई, अपने पीक पे पहुंच गई। तो सभी प्रकार के विकास की शुरुआत हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल से, 6th सेंचुरी बीसी में, क्योंकि शहरीकरण का युग है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि शहर बिल्कुल नहीं थे, और 6th सेंचुरी बीसी में शहर अस्तित्व में आ जाते हैं। तो अपने सभी प्रकार के विकास 6th सेंचुरी बीसी में अपने पीक पर पहुंचे। तो ये आपके समझने के लिए है। तो अपन आज बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। नोट्स इंग्लिश में है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। और जो मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको कोशिश करो आप अपने रजिस्टर में लिखने की, तब तो इन्फॉर्मेशन आपके याद रहेगी और एग्जाम में भी आपका वो इन्फॉर्मेशन साथ दे पाएगी। अगर आप जस्ट केवल सुनते हो, रजिस्टर में आप नोट नहीं बनाओगे, तो बाद में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो इससे आपका लॉस होगा और एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन आप लिख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं राजनीतिक जीवन पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड। राजनीतिक जीवन अर्ली वैदिक पीरियड में किस प्रकार का था? तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी एक ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल का मतलब क्या है? जनजातीय समाज इस समय में अस्तित्व में था, और राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी। उस समय में कोई सम्राट नहीं था, कोई राजा नहीं था, जस्ट एक जनजातीय समाज था। और टेरिटरी की आइडेंटिटी, टेरिटरी अपन किसे कहते हैं? जमीन। जमीन का मतलब है जो स्थल, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, क्षेत्र की कोई भी अवधारणा नहीं थी। जब क्षेत्र की अवधारणा आएगी तभी तो सम्राट का शासन शुरू होगा, क्योंकि सम्राट कहाँ रूल करता है? सम्राट एक निश्चित क्षेत्र पर रूल करता है। और ये सभी अवधारणाएं इस समय में नहीं थी, लोग नोमैडिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि ये अवधारणा यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि आगे चल के धीरे धीरे अवधारणा आने लग जाएगी। उत्तर वैदिक काल में हम कुछ प्रमाण देखेंगे कि राज्य की अवधारणा भी आने लगी, और 6th सेंचुरी बीसी में हम देखेंगे बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो गए। और जो क्षेत्र की अवधारणा उत्तर वैदिक काल से थोड़ा बहुत आने लग गई और अपने पीक पे, अपने चरम पे पहुंच गई 6th सेंचुरी बीसी में। तो कुल मिला के एक नोमैडिक राजनीतिक व्यवस्था थी। नोमैडिक का मतलब खाना बदोश, एक स्थान पे कभी टिके नहीं रहते रहे, अपना स्थान बदलते रहते रहे, पशुपालन पे डिपेंडेंट थे। कृषि का इस समय में पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। फिर अपन आगे बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में पूर्व वैदिक काल में, कि यहाँ पे हमें कुछ लोकतंत्र के तत्व भी देखने को मिल जाता है। हालांकि लोकतंत्र तो बहुत बाद में आया था, लेकिन कुछ तत्व हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे अनेक प्रकार की सभाएं उस समय में अस्तित्व में आई थी। सभाएं कौन सी है? 3 सभा महत्वपूर्ण है पूर्व वैदिक काल में। एक है सभा, दूसरी है समिति। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इससे आपको पता लगेगा किस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि सारी चीज लिखने का ना आपके पास समय होता है और ना आपकी एनर्जी होती है। तो आपको नोट्स बनाते हुए हमेशा शॉर्ट में लिखना चाहिए, जो आपको समझ आ सके। इससे आप कम समय के अंदर अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में डाल सकते हो। जैसे सभा, समिति और विदग्ध, ये आप किसी भी किताब को खोलोगे आपको वैसे के वैसे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो सभा क्या होती थी? जैसे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, सभी वयस्क एल्डर, सभी वयस्क लोगों
का जो ग्रुप था, समूह था, उसको सभा कहा जाता रहा। इसमें डब्ल्यू लिख रखा है। डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन था। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि महिलाएं किस समूह के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। सभा के अंदर महिलाएं थी, सभी वयस्क लोगों का समूह। फिर दूसरा है समिति। समिति आम लोगों का, मतलब एक प्रकार से एक गांव की सभी जनसंख्या यहाँ पे रहा करती थी। समिति कॉमनर, आम व्यक्ति इसमें शामिल हुआ करते थे और यहाँ पे भी महिलाओं का रोल था। महिला भाग लिया करते थे समिति की गतिविधियों में। उसी प्रकार से जो तीसरी समूह था जिसको कहते हैं विदथ, विदथ, विदथ। विदथ वॉज ए डिस्ट्रीब्यूटरी बॉडी, यानी विदथ का कार्य क्या था, जो भी उस समय में ट्राइब का नेता हुआ करता था वो युद्ध किया करता था दूसरे ट्राइब के साथ और कई सारा माल वहां से चुरा के ले आया करते थे अपने क्षेत्र के अंदर। तो हालांकि उनका क्षेत्र निश्चित नहीं था, अपनी जगह बदलते रहते थे, लेकिन जो भी वो लोग माल को लूट के लाया करते थे विदथ कमेटी के माध्यम से। इस कमेटी के माध्यम से उन सभी वस्तुओं को, चोरी की गई वस्तुओं को या लूटी गई वस्तुओं को जनता के बीच में बांटा जाता रहा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना। विदथ का कार्य था बांटना। फिर अपन आगे चलते हैं। एक और बॉडी के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसको कहा जाता है परिषद। परिषद एक प्रकार की संस्था थी, परिषद, जहां पे राजनीति से संबंधित जो कानून बनाए जाते थे उसके बारे में डिस्कशन होता था। जैसे किस प्रकार के रूल्स बनाए जाएंगे और किस प्रकार के कानून को बनाया जाएगा, इसके बारे में फुल डिस्कशन हुआ करता था परिषद में। तो एक महत्वपूर्ण बॉडी थी। फिर इसके बाद अगला है गण। गण भी एक प्रकार की बॉडी थी, एक प्रकार का समूह था गण। गण का क्या कार्य होता था, हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी, यानी राजा को या जो ट्राइब का, जब राजा यहाँ पे अभी नहीं कह सकते, जो ट्राइब का नेता है, जो जनजाति का नेता है, उसको एडवाइस देने का कार्य करते थे। इट वॉज हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी, यानी उच्चतम सलाह देने वाली कमेटी थी एक प्रकार से गण। फिर अपन आगे जाते हैं कि इट वॉज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, यानी जो पूर्व वैदिक काल है, इस समय में लोगों के विचार प्रगतिशील थे। प्रगतिशील कैसे थे कि देयर वाज नो रिजिड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, यानी किसी प्रकार की बंदिशा नहीं थी, क्योंकि ट्राइबल समाज था। देखो जैसे जैसे समाज व्यवस्थित होता है, जैसे जैसे समाज का अधिक विकास होता है और अनेक प्रकार की बंदिशें आ जाती है। तो जनजातीय क्षेत्र था और यहाँ पे लोगों को समानता का अधिकार दे रखा था, यानी सभी के सभी लोग एक समान थे, किसी प्रकार का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं किया गया। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में थोड़ा बहुत भेदभाव शुरू हुआ। 6th सेंचुरी बीसी में बहुत बड़े स्तर पे लोगों के साथ भेदभाव होने लगा, तो भी लोगों के बीच में अंतर नहीं था। तो इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जो विचारधारा है इस समाज की वो प्रगतिशील थी। इट वॉज प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। और लिबरल का मतलब होता है उदारवादी और प्रगतिशील इनकी विचारधारा थी, क्योंकि किसी प्रकार की राजनीतिक बंदिशें जनता के ऊपर नहीं लाद रखी थी। और जनता को इस समय में आजादी थी अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ जीने की, यानी जो उनका निजी जीवन है और जो उनके पब्लिक लाइफ है उनको अपने हिसाब से जीने की उनको आजादी दे रखी थी। किसी प्रकार का हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं था। फिर इसके अगला इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब क्या है, जिसके बारे में मैंने बात की कि समानता पूरक समाज था इस समय में। देयर वाज लिटिल गैप बिटवीन कॉमन पीपल एंड पॉलिटिकल फंक्शनरी, यानी जो भी वहां पे राज्य का कार्य कर रहे थे लोग और जो आम आदमी थे, इनके बीच में जरा अंतर नहीं था। आगे चल के हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई, तो उस समय में राजा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया, पुजारी बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया और जो आम जनता है बेहद कमजोर हो गई उनके सामने। जनता के सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। लेकिन इस समय में जनता के पास अधिकार थे क्योंकि समाज में समानता थी, इगैलिटेरियन। फिर अपन आगे चलते हैं। इस समय में जो राजा था ट्राइब का, उसको चुना जाता था। राजा सम्राट के सेंस में नहीं था, राजा बहुत ही छोटी जनजाति का राज्य चलाया करता था। यानी एक नेता तो चुनना पड़ेगा ना, अगर कोई ट्राइब है उसको भी अपना एक नेता चुनना पड़ेगा, जो कार्य है महत्वपूर्ण जिसको अंजाम दिया जा सके, जिसकी लीडरशिप के अंतर्गत। तो जो राजा इस समय में था वह चुना जाता था लोगों के द्वारा, वो हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी का मतलब है वंशानुगत, यानी इस समय में राजा वंशानुगत नहीं था, लेकिन आगे चल के राजा वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल से हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। 6th सेंचुरी बीसी में तो पूरा राजत्व का सिस्टम ही वंशानुगत हो गया, यानी राजा के मरने के पश्चात उसका बेटे को ही राजगद्दी मिलेगी, यानी राजा ने अपनी शक्तियों में इजाफा किया।
धीरे धीरे इजाफा किया, पूर्व वैदिक काल में थोड़ी अधिकार उसको मिले, उत्तर वैदिक काल में और अधिक अधिकार ले लिए, और 6th सेंचुरी बीसी में सबसे अधिक ताकतवर बन गया किसी भी राज्य में वहां का सम्राट। लेकिन इस समय में हम देखते हैं कि वंशानुगत प्रणाली नहीं थी, यानी राजा के मरने के पश्चात नया राजा चुना जाएगा आम जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा। फिर अपन आगे चलते हैं। किंग वॉज लाइक अ लीडर ओनली, जिसके बारे में मैंने बात की। किंग एक समूह के नेता की तरह था केवल। उसका कार्य था, राजा का क्या कार्य था, जो भी दूसरी जनजाति के साथ युद्ध हो रहे हैं उसमें लीडरशिप प्रोवाइड करना, यानी नेतृत्व प्रदान करना युद्ध के अंतर्गत। और इस समय में राजा की प्रेस्टीज भी बहुत अधिक नहीं थी, बहुत अधिक ताकतवर नहीं था राजा इस समय में। राजा की प्रेस्टीज यानी राजा को सम्मान भी इतना अधिक नहीं मिला करता था इस समय में, जितना आगे चल के राजा को सम्मान देने लगे। फिर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही होती है जो प्रशासनिक व्यवस्था उस समय में थी, यानी प्रशासनिक प्रणाली है, उसकी शुरुआत हमें पूर्व वैदिक काल में देखने को मिल जाती है। किस प्रकार से हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। पुरोहित, पुरोहित नाम का जो पद है वो इस समय में क्रिएट हो चुका था, पुरोहित। फिर अगला है सेनानी। आप नाम से समझ जाओगे पुरोहित का क्या कार्य था, सेनानी का क्या कार्य था, युद्ध में लीडरशिप प्रोवाइड करना, यानी युद्ध का कमांडर एक तरीके से सेनानी, जो राजा के नीचे कार्य करता रहा। फिर था ग्रामीणी। ग्रामीणी, ग्रामीणी का कार्य होता है पूरे गांव का मुखिया, पूरे समूह का मुखिया एक प्रकार से ग्रामीणी। तो ये सारे के सारे जो पद थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, इनकी जस्ट शुरुआत हुई थी, नेसेंट स्टेज। नेसेंट स्टेज का मतलब क्या होता है, ये सारी के सारी संस्थाएं, ये सारे के सारे पद अपने शुरुआती चरण में थे, पूरी तरीके से परिपक्व ये पद अभी नहीं हुए थे, जब शुरुआत यहाँ पे थी। उत्तर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि सारे के सारे पद परिपक्व हो गए। फिर अपन आगे बात करते हैं न्याय प्रणाली, जुडिशरी। न्याय प्रणाली, जुडिशरी वॉज एट इट्स इन्फेंसी। जुडिशरी भी अपने शुरुआती चरण में थी, यानी जुडिशरी की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन परिपक्व न्याय प्रणाली हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे जो कानून है उनको कोडिफाई नहीं किया गया था इस समय में। आगे चल के हम देखते हैं कानून को कोडिफाई का मतलब क्या है कि कानूनों को लिखित रूप दे देना, ताकि न्याय की प्रणाली है उसको फैसला सुनाने के लिए आसानी हो जाए जब सारे के सारे नियम आपके सामने रहेंगे। लेकिन इस समय में देयर वाज नो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कानून को लिखित रूप अभी नहीं दिया गया था। फिर सबसे जो पॉपुलर क्राइम था, कॉमन क्राइम, जो अधिकांशतः लोग जो क्राइम किया करते थे वो था कैटल थेफ्ट, पशु को चुरा लेना। पशु इस समाज में, इस अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण असेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति थी। तो जब एक राजा, जनजाति का राजा दूसरे जनजाति पे आक्रमण करता था तो वहां से पशु को चुरा के लाते थे, फिर पशुओं को लोगों के बीच में बांटा जाता था, जो विदत कमेटी के द्वारा यह कार्य डिस्ट्रीब्यूशन का या बांटने का कार्य जो किया जाता था। फिर अपन आगे चलते हैं। किंग वॉज द हाईएस्ट कोर्ट, यानी न्याय के मामले में राजा का कोर्ट सबसे ऊंचा कोर्ट था, उच्चतम कोर्ट था, जहां पे फैसले सुनाए जाते थे। फिर जो युद्ध होते थे, युद्ध के पीछे जो महत्वपूर्ण मंशा थी वो थी पशुओं को चुरा लेना, जैसे गायों को चुरा लेना। इसी कारण मुख्यतः युद्ध हुए। इस समय में युद्ध एक दूसरे की जमीन हड़पने के लिए नहीं हुए, जो आगे चल के युद्ध हुए। एक राज्य की स्थापना होने के पश्चात एक राज्य दूसरे राज्य पे युद्ध करता है ताकि उसके जमीन में विस्तार हो, उसके क्षेत्र में विस्तार हो। लेकिन इस समय में मात्र पशुओं को चोरी करने के लिए युद्ध इस समय में हुए। इस समय में अलायंसेस के भी हमें प्रमाण मिले। अलायंसेस किसे कहते हैं? गुट। इस समय में गुट भी बना है, जैसे हमें साक्ष्य मिलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग, यानी 10 राजाओं का युद्ध। ये भी पूर्व वैदिक काल में हुआ है, लेकिन ये राजा बहुत बड़े बड़े नहीं थे। इस समय में जनजातीय समाज से, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो हमें 10 राजा, सवाल आ जाता है अक्सर कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है वो कौन से समय में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ, पूर्व वैदिक काल में हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ? तो उसका आंसर होगा पूर्व वैदिक काल में, क्योंकि अपन अभी पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो आर्मी थी, जो सेना थी, इस समय में बहुत ही सीमित थी। सेना कौन होती रही? गांव के सभी जो अडल्ट लोग होते रहे, वयस्क लोग होते रहे, वो सभी के सभी सेना में शामिल होते रहे। और उनको हेडशिप देने वाला, उनका लीडर होता रहा ग्रामीणी, यानी गांव का एक नेता बन जाएगा जो गांव के सभी वयस्क लोगों की एक आर्मी बना लेगा। लेकिन इसका स्वरूप बहुत ही सीमित था आर्मी का, ये प्रॉपर आर्मी नहीं थे, इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कहीं पे भी, जस्ट गांव वाले थे जिनको सेना का नाम इस समय में दे दिया गया। टैक्सेशन के बारे में अपन बात करें, कर प्रणाली, कर प्रणाली भी अपने शुरुआती चरण में थी, यानी विकास के जो सभी आयाम होते हैं इस समय में शुरुआती चरण में थे, उनकी जस्ट शुरुआत यहाँ पे हुई थी। जैसे एक प्रकार के कर के बारे में हमें जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल में, जिसे कहा जाता है बलि। बलि एक प्रकार का वॉलंटरी टैक्स था। वॉलंटरी का मतलब क्या है? बलि अपन कर को कहते थे,
बलि किसके द्वारा दिया जाता था? जो लोग अपनी इच्छा से कर देना चाहें, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक, या एक प्रकार का ऐच्छिक कर था। लेकिन हम देखेंगे आगे चल के बलि नाम का कर ऐच्छिक नहीं रहा, कंपलसरी हो गया लोगों को देना। मजबूरी में सभी लोगों को बलि राजा को देनी पड़ी, क्योंकि राजा अपनी शक्तियों में इजाफा कर रहा था, धीरे धीरे हम देखते हैं। फिर इसके बाद है कुल। जैसे आज के समय में शब्द है जिसका प्रयोग होता है कुल, तो कुल का जो हेड होता है उसको कुलापा कहते थे, KULAPA, कुलापा। ही वॉज लाइक हेड ऑफ द फैमिली, वो परिवार का मुखिया होता था। कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलापा कहा जाता था, कुलापा, और वो एक परिवार का मुखिया होता था। उसी प्रकार से गांव का मुखिया होता था ग्रामीणी। ठीक है, यानी अगर अपन समाज के बारे में बात करें, या अपन एक प्रकार से सामाजिक इकाई के बारे में बात करें, जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल। कुल का प्रधान हो गया कुलापा। गांव का प्रधान हो गया ग्रामीणी, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। वो आर्मी भी तैयार करता था गांव के ना। फिर इसके बाद है विश। अगला चरण है विश, और विश का जो प्रधान होता है वो था विशपति। विशपति। फिर इसके बाद होता है अगला जन का जो प्रधान होता है उसको गोप कहा जाता था। और जो जन था ये इट वाज द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, ये सबसे उच्चतम राजनीतिक इकाई थी, जन। और इसका हेड हुआ करता था गोप। तो इसके साथ ही अपन आज के डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं, और कल अपन उत्तर वैदिक काल की राजनीति के बारे में बात करेंगे। मुझसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।